बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चतुर व्यापारी अर्थात चालाक बिजनेसमैन, व्यापार मतलब जो लेन देन का कार्य करते हैं वे व्यापार, जो नौकरी नहीं होती, जो बिजनेस होता है वह व्यापार कहलाता है। तो उसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे, एक व्यापारी जो बड़ा चतुर और चालाक है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4, चतुर व्यापारी। एक देश था, प्रतिष्ठान। देश क्या था? प्रतिष्ठान। उसमें आदर्श नगर नाम का एक शहर था। शहर का नाम क्या था? आदर्श नगर। उस शहर में एक निर्धन विधवा रहती थी। विधवा किसे कहते हैं? जिसके पति की मृत्यु हो जाती है वह महिला विधवा कहलाती है। उसका पुत्र बड़ा हो गया था तो माँ ने उसे समझाया। अब एक शहर आदर्श नगर में एक महिला थी जो विधवा थी। उसका बेटा था एक, वह बड़ा हो रहा है और उस बड़े होने की उम्र पर उसकी माँ उस बेटे को समझाती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ व्यापार करो। दुर्भाग्यवश तुम जन्म से ही धनहीन हो, अर्थात दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम जब पैदा हुए अर्थात जन्म से ही तुम गरीब हो। धनहीन मतलब पैसों के विहीन हो। इसी शहर में धनगुप्त नाम का एक करोड़पति है। वह धनहीन वणिकों की व्यापार के लिए मदद करता है। तो मुझसे मिलो और आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करो। अब माँ चाहती है कि उसका बेटा कुछ व्यवसाय करे और उसी के लिए वह एक जो करोड़पति है धनगुप्त, उस करोड़पति से कहती है कि बेटा तुम उस करोड़पति के पास जाओ और कुछ पैसे उनसे ले लो, क्योंकि वे जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी व्यवसाय में मदद करते हैं। अतः तुम जाओ और पैसे लेके वहां से कुछ व्यवसाय शुरू कर दो। वहां की बात सुनकर वाणिक पुत्र उस करोड़पति से मिलने गया। तब धनगुप्त किसी अन्य युवक को डांटते फटकारते हुए कुछ इस तरह कह रहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तो धनगुप्त जो करोड़पति था वो किसी अन्य व्यक्ति को डांट रहा था और वो बातें उस वाणिक पुत्र ने सुन ली। तुम में तो जरा भी व्यापार क्षमता नहीं दिखाई देती। कई बार मैंने तुम्हें व्यापार के लिए धन दिया पर तुमने मूलधन भी डुबो दिया। यदि तुम में जरा भी व्यापार बुद्धि होती तो तुम उस मरे हुए चूहे की भी पूंजी बनाकर लाखों कमा लेते। अब वो कहता है, वह किसी अन्य को डांटता है। वो जो सेठ करोड़पति सेठ होता है वह कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर व्यापार की क्षमता होती, तुम्हारे अंदर व्यापार की बुद्धि होती तो तुम मरे हुए चूहे को भी बेच देते, अर्थात मरे हुए चूहे से भी तुम कुछ धन अर्जित कर लेते। धनगुप्त की बात सुनकर वाणिक पुत्र ने उससे व्यापार के लिए धन नहीं मांगा, बल्कि वहां पड़े उस मरे हुए चूहे को लेकर वह वापस हो लिया। रास्ते में एक पंसारी की दुकान थी। उस दुकान पर एक बिल्ली थी। पंसारी अर्थात किराने की दुकान थी और वहां पर एक बिल्ली थी। उसने वह मरा हुआ चूहा उस बिल्ली को खिला दिया। पंसारी यह देखकर खुश हो गया। अब जो दुकानदार था वह देखकर खुश हो गया कि भाई इस बच्चे ने मेरे बिल्ली को भोजन करा दिया, और उसने उसे बतौर इनाम 2 अंजुली भर चने दिए, अर्थात 2 मुट्ठी भर के उसने उसे चने दे दिए। चनों में वाणिपुत्र ने नमक मिर्च मिलाया और उन्हें स्वादिष्ट बना लिया। नमक मिर्च लगाकर उसे बड़ा टेस्टी सा स्वाद दे दिया। फिर वह
फिर एक घड़ा पानी और उन चनों को लेकर वह शहर के बाहर मार्ग के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह चले ले जाता है और घड़े में एक पानी भर लेता है। घड़ा भर के वह शहर के बाहर जो रास्ता था उस रास्ते पर जाकर बैठ जाता है ताकि आने जाने वालों को वह पानी और चने खिला सके। गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी। जंगल से लकड़ी काटकर लकड़हारे लौटते थे। वे आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे भी बैठते थे। वाणिक पुत्र उन्हें मसालेदार चने खिलाता और ठंडा पानी पीने के लिए दिया करता था। अब वो चने जो उस पंसारी के दुकान वाले ने दिए थे, वह चने उसके काम आने लगे। वह उन लकड़हारों को खिलाता और ठंडा पानी उन्हें पीने के लिए देता था। इससे वे लकड़हारे बहुत खुश होते और कुछ लकड़ियां दे जाया करते थे। किसे? उस वाणिक पुत्र को। जब काफी लकड़ियां इकट्ठी हो गईं, तो वाणिक पुत्र उन्हें गट्ठर में बांधकर मंडी की तरफ बढ़ा और मंडी में उन्हें बेचकर उसने फिर चने खरीद लिए। अब जो लकड़ियां एकत्रित हुई थी उसका गट्ठर बना के वे मंडी में ले गया। वे लकड़ियां उसने बेच ली और लकड़ियों से जो मूल्य प्राप्त हुआ फिर से उसने बहुत सारे चने उससे खरीद लिए। अब उसने उन चनों को खूब ढंग से तला, उसमें मसाला मिलाया और उन्हें लेकर पानी के घड़े के साथ फिर उसी छायादार पेड़ के नीचे जा बैठा। दोपहर को लकड़हारे जब जंगल से लौटे तो उसने उन्हें चने खिलाए और ठंडा पानी पिलाया। इस सेवा के बदले में लकड़हारे उसे ढेर सारी लकड़ियां दे गए। अब वह ये रोज नित्य कार्य करने लग गया। चने खिलाता, पानी पिलाता और लकड़हारे उसे बदले में इनाम के रूप में उसे खुशी से लकड़ियां दे जाया करते थे। वाणिक पुत्र के पास अब काफी मात्रा में धन इकट्ठा हो गया था। अब उसने चने खिलाना छोड़ दिया और सीधे लकड़हारों से लकड़ियां खरीदकर उन्हें मंडी बेचने लगा। अर्थात उसने अपना व्यवसाय अब शुरू कर दिया। अब वह क्या करता था? लकड़ियां उन लकड़हारों से खरीद लेता था और उन लकड़ियों को वह मंडी में बेचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके पास लकड़ियां तो काफी जमा थी। उधर बारिश का मौसम शुरू हो गया। वाणिक पुत्र ने अच्छे दामों में अपनी लकड़ियां बेची और उन पैसों से पंसान की एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह लकड़ियां बेचकर माल उसके पास आ गया, अर्थात पैसे आ गए। उस पैसे से उसने क्या किया? पंसारी की दुकान अर्थात किराने की जो राशन की दुकान होती है वह उसने खोल ली। दुकान में वाणिक पुत्र को अच्छा लाभ मिलने लगा। वह धीरे धीरे अब एक बड़ा व्यापारी बनता जा रहा था। अब वह कैसे बड़ा व्यापारी बन रहा था? धीरे धीरे वह मंद गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा था। जमीन जायदाद भी उसने अच्छी बना ली। अब उसके पास धीरे धीरे जमीन जायदाद भी होने लगी। अब वह लखपतियों में शुमार होने लगा। शुमार अर्थात सम्मिलित होने लगा। अब वह लखपतियों में गिना जाने लगा। लोग उसे चूहा सेठ कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उसने अपनी शुरुआत एक मृत चूहे से की थी। मरे हुए चूहे से उसने शुरुआत की थी। चूहा सेठ ने चूहे की एक सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति के साथ एक दिन वह सेठ धनगुप्त के यहाँ पहुंचा और सोने का चूहा देकर बोला, भगवान, मैं ब्याज के साथ आपका ऋण चुका रहा हूं। अब वह कहता है, वही सेठ जिसने इसी अन्य युवक को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई भी कौशल नहीं है, तुम व्यापार नहीं कर पाते। अगर तुम सच्चे व्यापारी होते तो मरे हुए चूहे से भी तुम व्यवसाय कर लेते। यही बात इस वाणिक पुत्र को लग गई थी। अब क्या करता है? ये एक सुंदर सोने की मूर्ति बनवाता है। और किस चीज की? चूहे की।
और ले जाकर उनसे सेठ को देता है और कहता है, ये सेठ आपके लिए और मैं आपको ये ब्याज सहित चुका रहा हूं। वह कैसे? धनगुप्त ने पूछा। इस पर वाणिकपुत्र ने सारी कहानी सुनाई। वाणिकपुत्र की कहानी से धनगुप्त बहुत प्रभावित हुआ। उसे बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ कि मेरी सिर्फ मात्र एक बात से इस व्यक्ति ने इतना कुछ अच्छा करके दिखा दिया। उसने उसकी वृद्धि और कर्मठता की दाद दी, अर्थात तारीफ करी, उसकी तरक्की की और कार्य में कुशल होने की उसने तारीफ करी और अपनी इकलौती बेटी की उससे शादी कर दी। अब सेठ की जो एकमात्र बेटी थी, इकलौती अर्थात एकमात्र जो बेटी थी, उससे उसका विवाह कर दिया। पुरस्कार के रूप में उसने उसे बस सोने का चूहा भी लौटा दिया। जो सोने का चूहा उसने सेठ के लिए बनवाया था, उसने उसे पुरस्कार अर्थात इनाम के रूप में वह भी उसे लौटा दिया। अर्थात अगर आप किसी भी कार्य के लिए दिमाग और धैर्य रखें तो आप निश्चित ही एक दिन जरूर सफल होंगे। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को समझते हैं। निर्धन अर्थात गरीब, पुत्र मतलब बेटा, व्यवस्था अर्थात प्रबंध, व्यापार काम धंधा, क्षमता अर्थात योग्यता, इकट्ठा मतलब एकत्रित, स्वर्ण मतलब सोना, वृद्धि मतलब बढ़त और पुरस्कार मतलब इनाम। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है, बताओ क्या पढ़ा। क, मेहनत अच्छा गुण है या बुरा बताओ। मेहनत सर्वश्रेष्ठ गुण है क्योंकि मेहनत के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ख, आपको मेहनत करना कैसा लगता है। मेहनत करने में थोड़ी सी परेशानी अवश्य होती है, लेकिन जैसे ही उसका थोड़ा सा फल मिलने लगता है तब मेहनत करने में बड़ा मजा आने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि मेहनत करना हमें अच्छा लगता है। ग, घर में आप मम्मी पापा की कौन कौन से कार्यों में सहायता करते हैं। घर में हम बहुत सारे कार्यों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं, जैसे पेड़ पौधों में पानी लगाना, पानी की बोतल माता पिता को लाके देना, उन्हें जल पिलाना, घर में आए मेहमानों के सत्कारों में उनकी मदद करना इत्यादि। घ, वाणिपुत्र को लोग क्या कहकर पुकारने लगे। वाणिपुत्र को लोग चूहा सेज कहकर पुकारने लगे। अब लिखने के लिए में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान नाम का एक शहर था, तो शहर का नाम क्या था? आदर्श नगर। ख, दुर्भाग्य से तुम जन्म से ही रिक्त स्थान हो। क्या था दुर्भाग्य से? वो धन ही या गरीब। ग, रास्ते में एक रिक्त स्थान की दुकान थी। किसकी? पंसारी की दुकान। घ, वाणिपुत्र ने मरा हुआ चूहा रिक्त स्थान को खिला दिया। किसे खिलाया था? उस पंसारी वाले की बिल्ली को। तो किसे खिलाया? बिल्ली को। द, चूहा सेठ ने चूहे की एक सुंदर सोने की मूर्ति बनवाई। प्रश्न दूसरा है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, जल्दी उठने से हम बीमार हो जाएंगे। नहीं, गलत।
हमें सदैव सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ व स्फूर्ति भरा रहे। ख, मेहनत करने में हमें शर्म आती है? नहीं, मेहनत करने में किसी तरीके की कोई शर्म नहीं आती। ग, वाणिकपुत्र ने करोड़पति से धन नहीं मांगा। हाँ, उसने करोड़पति से धन नहीं मांगा था। घ, वाणिकपुत्र बड़ा ही मेहनती था। जी हाँ। द, वाणिकपुत्र की कहानी से धनगुप्त बहुत प्रभावित हुआ। जी हाँ, वह प्रभावित हुआ, तभी उसने अपनी बेटी का विवाह वाणिकपुत्र से किया था। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, निर्धन विधवा कहाँ रहती थी? निर्धन विधवा आदर्श नगर नाम के शहर में रहा करती थी। ख, शहर के करोड़पति का क्या नाम था? शहर के करोड़पति का नाम धनगुप्त था। ग, किसके कहने पर वाणिकपुत्र करोड़पति से मिलने गया? अपनी मां के कहने पर वाणिकपुत्र करोड़पति से मिलने गया था। घ, तुम में तो जरा भी व्यापार क्षमता दिखाई नहीं देती। किसने किससे कहा? यह शब्द धनगुप्त द्वारा एक अन्य युवक को कहे गए थे। ड, पंसारी क्यों खुश हो गया? जब वाणिकपुत्र ने उसकी भूखी बिल्ली को एक चूहा खिला दिया तो पंसारी वाणिकपुत्र से बहुत खुश हो गया। च, धनगुप्त ने प्रभावित होकर वाणिकपुत्र को क्या क्या दिया? धनगुप्त ने प्रभावित होकर वाणिकपुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया तथा उसके द्वारा बनवाई गई सोने की मूर्ति भी, चूहे की सोने की मूर्ति, उसने उसे इनाम के रूप में दे दी। अच्छा, इस कहानी से आपने क्या सीखा? लिखो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यद्यपि अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसकी शुरुआत आप निम्न स्तर से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऊंची ही स्तर से किसी कार्य को प्रारंभ करें। निम्न स्तर से कार्य करते हुए भी हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है हमें मेहनत और बुद्धि की। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। रिक्त स्थान नाम का एक करोड़पति रहता था। चंद्रगुप्त, धनगुप्त या समुद्रगुप्त? तो धनगुप्त नाम का करोड़पति रहता था। दूसरा, करोड़पति दूसरे युवक को डांटते रिक्त स्थान हुए समझा रहा था। क, डांटते हुए, मारते हुए या पुचकारते हुए? तो डांटते हुए समझा रहा था। तीसरा, वाणिकपुत्र के पास अब काफी रिक्त स्थान इकट्ठा हो गया था। क, घर, ख, धन या दुकान? तो उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। आदर्श नगर में एक गरीब रिक्त स्थान रहती थी। विधवा महिला या लड़की? तो एक विधवा रहती थी। पांचवा, कैसा मौसम था? गर्मी का, सर्दी का या वर्षा का? तो मौसम गर्मी का था। शब्दों का खेल में पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने लिखो। सर्वनाम क्या है? संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है क, वह यहाँ आया था। तो वह अर्थात वह सर्वनाम है।
ख, मैं आपसे स्वयं बात करूंगी तो मैं। ग, मुझे कुछ पीने को दे दो, मुझे। तथा घ, वे क्या है, तो वे मतलब पाठ में प्रश्न दूसरा है, पाठ में से अनुस्वार अनुनासिका वाले 5 शब्द लिखे। अब जिन शब्दों में अनुस्वार आया है उनमें अनुस्वार लिख लगा दें, और जिनमें अनुनासिका आई है ऐसे 5 शब्द आपको पाठ में से देखकर लिखने हैं। अब है प्रश्न तीसरा, विलोम शब्द मिलाइए। मेहनती का क्या होता है? आलसी। उदासी का? सफल का असफल। जलना का? बुझना। ईर्ष्या का? प्रेम। उदासी का? प्रसन्न। प्रश्न चौथा है, उचित विकल्प चुनिए। क, समुद्र का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। जल, नदी या रत्नाकर, तो रत्नाकर समुद्र का समानार्थी शब्द है। दूसरा, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग है। हथिनी, हाथिनी या हथी, तो हथनी। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य भले भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।